लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी गुलाम। वाचन समीर गोस्वामी का है। फूल नहीं खिलते, बेले की कलियां मुरझाई जा रही हैं। समय में नीरद ने सींचा नहीं, किसी माली की भी दृष्टि उस ओर नहीं घूमी। अकाल में बिना खिले कुसुम कोरक मिलान होना ही चाहता है। अकस्मात डूबते सूर्य की पीली किरणों की आभा से चमकता हुआ एक बादल का टुकड़ा स्वर्ण वर्षा कर गया। परोपकारी पवन उन छींटों को ढकेल कर उन्हें एक कोरक पर लाद गया। भला इतना भार वो कैसे सह सकता है। सब ढुलक कर धरती पर गिर पड़े। कोरक भी कुछ हरा हो गया। यमुना के बीच धारा में एक छोटी पर बहुत ही सुंदर तरणी मंद पवन के सहारे धीरे धीरे बह रही है। सामने के महल से अनेक चंद्रमुख निकलकर उसे देख रहे हैं। 4 कोमल सुंदरियां डाणे चला रही हैं और एक बैठी हुई सितारी बजा रही है। सामने एक भव्य पुरुष बैठा हुआ उसकी ओर निर्मेष दृष्टि से देख रहा है। पाठक, ये प्रसिद्ध शाह आलम दिल्ली के बादशाह हैं। जल क्रीड़ा हो रही है। सांध सूर्य की लालिमा जीनत महल के अरुण मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ा रही है। प्रणयी बादशाह उस आतप मंडित मुखारविंद की ओर सातृष्ण नयन से देख रहे हैं, जिस पर बार बार गर्व और लज्जा का दोबारा रंग चढ़ता उतरता है, और इसी कारण सितार का स्वर भी बहुत शीघ्र चढ़ता उतरता है। संगीत तार पर चढ़कर दौड़ता हुआ व्याकुल होकर घूम रहा है। क्षण भर भी विश्राम नहीं। जीनत के मुखमंडल पर श्वेत बिंदु झलकने लगे। बादशाह ने व्याकुल होकर कहा, बस करो प्यारी जीनत, बस करो। बहुत अच्छा बजाया। वाह क्या बात है। साकी एक प्याला शीराजी शरबत। हुजूर आया, कहता हुआ एक सुकुमार बालक सामने आया। हाथ में पान पात्र था। उस बालक की मुख कांति दर्शनीय थी। भरा प्याला छलकना चाहता था। इधर घुंघराली अलके उसकी आंखों पर बार जोरी एक पर्दा डालना चाहती थी। बालक प्याले को एक हाथ में लेकर जब केश गुच्छ को हटाने लगा, तब जीनत और शाह आलम दोनों चकित होकर देखने लगे। अलके अलग हुई। बेगम ने एक ठंडी सांस ली। शाह आलम के मुख से भी एक आह निकलना ही चाहती थी, पर उसे रोक कर निकल पड़ा, बेगम को दो। बालक ने दोनों हाथों से पान पात्र जीनत की ओर बढ़ाया। बेगम ने उसे लेकर पान कर लिया। नहीं कह सकते कि उस शरबत ने बेगम को कुछ तरी पहुंचाई या गर्मी, किंतु हृदय स्पंदन अवश्य कुछ बढ़ गया। शाह आलम ने झुककर कहा, एक और। बालक विचित्र गति से पीछे हटा और थोड़ी देर में दूसरा प्याला लेकर उपस्थित हुआ। पान पात्र निशेष कर शाह आलम ने हाथ कुछ और फैला दिया और बालक की ओर इंगित करके बोले, कादिर जरा उंगलियां तो बुला दे। बालक अदब से सामने बैठ गया और उनकी उंगलियों को हाथ में लेकर बुलाने लगा। मालूम होता है कि जीनत को शरबत ने कुछ ज्यादा गर्मी पहुंचाई। वो छोटे बजरे के मेहराब में से झुककर यमुना जल छूने लगी। कलेजे के नीचे एक मखमली तकिया मसली जाने लगी, या ना मालूम वही कामनी के वक्ष स्थल को पीड़न करने लगी। शाह आलम की उंगलियां उस कोमल बाल रवि कर समान स्पर्श से कलियों की तरह चटकने लगी। बालक की निर्मेष दृष्टि आकाश की ओर थी। अकस्मात बादशाह ने कहा, मीना, ख्वाजा सरा से कह देना कि इस कादिर को अपनी खास तालीम में रखें और उसके सुपुर्द कर देना। एक डाणे चलाने वाली ने झुककर कहा, बहुत अच्छा हुजूर। बेगम ने अपने सीने से तकिए को और दबा दिया, किंतु वो कुछ न बोल सकी, दबकर रह गई। उपर्युक्त घटना को बहुत दिन बीत गए। गुलाम कादिर अब अच्छा युवक मालूम होने लगा। उसका उन्नत स्कंध, भरी भरी बाहें और विशाल वक्ष स्थल बड़े सुहावने हो गए। किंतु कौन कह सकता है कि वो युवक है। ईश्वरीय नियम के विरुद्ध उसका पुंसत्व छीन लिया गया है। कादिर शाह आलम का प्यारा गुलाम है। उसकी तूती बोल रही है, सो भी कहां, शाही नौबत खाने के भीतर। दीवाने आम में अच्छी सजधज है। आज कोई बड़ा दरबार होने वाला है। सब पदाधिकारी अपनी योग्यता अनुसार
वस्त्राभूषण से सजकर अपने अपने स्थान को सुशोभित करने लगे। शाह आलम भी तख्त पर बैठ गए। तुलादान होने के बाद बादशाह ने कुछ लोगों का मनसब बढ़ाया और कुछ को इनाम दिया। किसी को हरबे दिए गए, किसी की पदवी बढ़ाई गई, किसी की तनख्वाहें बढ़ी, किंतु बादशाह ये सब करके भी तृप्त नहीं दिखाई पड़ते। उनकी निगाहें किसी को खोज रही हैं। वे इशारा कर रही हैं कि उन्हीं से काम निकल जाए, रसना को बोलना न पड़े, किंतु करें क्या, वो हो नहीं सकता था। बादशाह ने एक तरफ देखकर कहा, गुलाम कादिर। कादिर अपने कमरे में कपड़े पहनकर तैयार है, केवल कमरबंद में एक जड़ाऊ दस्ते की कटार लगाना बाकी है, जिसे बादशाह ने उसे प्रसन्न होकर दिया है। कटार लगाकर एक बड़े दर्पण में मुंह देखने की लालसा से वो उस ओर बढ़ा। दर्पण के सामने खड़े होकर उसने देखा, अपरूप सौंदर्य किसका? अपना ही। सचमुच कादिर की दृष्टि अपनी आंखों पर से नहीं हटती। मुग्ध होकर वो अपना रूप देख रहा है। उसका पुरुषोचित सुंदर मुखमंडल तारुण सूर्य के आतप से आलोकित हो रहा है। दोनों भरे हुए कपोल प्रसन्नता से बार बार लाल हो आते हैं। आंखें हंस रही हैं। सृष्टि सुंदरतम होकर उसके सामने विकसित हो रही है। प्रहरी ने आकर कहा, जहां पनाह ने दरबार में याद किया है। कादिर चौंक उठा और उसका रंग उतर गया। वो सोचने लगा कि उसका रूप और तारुण्य कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं। मनुष्य की सारी संपत्ति उससे जबरदस्ती छीन ली गई है। कादिर का जीवन भार हो उठा। निरभ्र गगन में पावस घन घिर उठे। उसका प्राण तिलमिला उठा और वो व्याकुल होकर चाहता था कि दर्पण फोड़ दे। क्षण भर में सारी प्रसन्नता मिट्टी में मिल गई। जीवन दुस्सह हो उठा। दांत आपस में घिस उठे और कटार भी कमर से बाहर निकलने लगी। कादिर कुछ शांत हुआ। कुछ सोचकर धीरे धीरे दरबार की ओर चला। बादशाह के सामने पहुंचकर यथोचित अभिवादन किया। शाह आलम। कादिर, इतनी देर तक कहां रहा? कादिर, जहां पनाह गुलाम की खता माफ हो। शाह आलम हंसते हुए, खता कैसी कादिर? कादिर जलकर, हुजूर देर हुई। शाह आलम, अच्छा उसकी सजा दी जाएगी। कादिर अदब से, लेकिन हुजूर मेरी भी कुछ अर्ज है। बादशाह ने पूछा, क्या? कादिर ने कहा, मुझे यही सजा मिले कि मैं कुछ दिनों के लिए दहली से निकाल दिया जाऊं। शाह आलम ने कहा, सो तो बहुत बड़ी सजा है कादिर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं ताकि वो यादगार रहे और तुम फिर ऐसा कसूर ना करो। कादिर ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर इनाम में मुझे छुट्टी ही मिल जाए ताकि कुछ दिनों तक मैं अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर सकूं। शाह आलम चौंक कर, उसकी खिदमत के लिए मेरी दी हुई जागीर काफी है। सहारनपुर में उसकी आराम से गुजरती है। कादिर ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन जहां पनाह लड़का होकर मेरा भी कोई फर्ज है। शाह आलम ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, तुम्हें रुखसती मिली और यादगार की तरह तुम्हें 1000 मनसब अता किया जाता है ताकि तुम वहां से लौट आने में फिर देर ना करो। उपस्थित लोग करामात हुजूर का इकबाल बुलंद हो की धुन मचाने लगे। गुलाम कादिर अनिच्छा होते उन लोगों का साथ देता था और अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करने की कोशिश करता था। भारत के सपूत हिंदुओं के उज्जवल रत्न छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो अध्यवसाय और परिश्रम किया, उसका परिणाम मराठों को अच्छा मिला और उन्होंने भी जब तक उस पूर्व नीति को अच्छी तरह से माना, लाभ उठाया। शाह आलम के दरबार में क्या, भारत में आज मराठा वीर सिंधिया ही नायक समझा जाता है। सिंधिया की विपुल वाहिनी के बल से शाह आलम नाम मात्र को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं। बिना सिंधिया के मंजूर किए बादशाह सलामत रत्ती भर हिल नहीं सकते। सिंधिया दिल्ली और उसके बादशाह के प्रधान रक्षक है। शाह आलम का मुगल रक्त सर्द हो चुका है। सिंधिया आपस के झगड़े तय करने के लिए दक्षिण चला गया है। मंसूर नामक कर्मचारी ही इस समय बादशाह का प्रधान सहायक है। शाह आलम का पूरा शुभचिंतक होने पर भी वो हिंदू सिंधिया की प्रधानता से भीतर भीतर
जला करता है। जला हुआ विद्रोह का झंडा उठाए इसी समय गुलाम कादिर रोहिलों के साथ सहारनपुर से आकर दिल्ली के उस पार डेरा डाले पड़ा है। मंसूर उसके लिए हर तरह से तैयार है। एक बार वो भुलावे में आकर चला गया है, अब की बार उसकी इच्छा है कि वजारत वही करे। बूढ़े बादशाह संगमरमर के मीनाकारी किए हुए बुर्ज में गांव तकिए के सहारे लेटे हुए हैं। मंसूर सामने हाथ बांधे खड़ा है। शाह आलम ने भरी हुई आवाज में पूछा, क्यों मंसूर, क्या गुलाम कादिर सचमुच दिल्ली पर हमला करके तख्त छीनना चाहता है? क्या उसको इसलिए हमने इस मर्तबे पर पहुंचाया? क्या सबका आखिरी नतीजा यही है? बोलो, साफ कहो, रुको मत, जिसमें कि तुम बात बना सको। मंसूर, जहां पनाह वो तो गुलाम है, फकत हुजूर की कदम बोसी हासिल करने के लिए आया है, और उसकी तो यही अर्जी है कि हमारे आका शहंशाह आलम हिंद एक काफिर के हाथ की पुतली न बने रहे। अगर हुक्म दे तो क्या यह गुलाम वो काम नहीं कर सकता? शाह आलम, मंसूर, इसके माने? मंसूर, बंदा परवर, वो दिल्ली की वजारत के लिए अर्ज करता है और गुलामी में हाजिर होना चाहता है। उसे तो सिंधिया से रंज है, हुजूर तो उसके मेहरबान आका है। शाह आलम जरा तनकर, हां मंसूर, उसे हमने बचपन से पाला है और इस लायक बनाया है। मंसूर मन में, और उसे आपने ही खुदगर्जी से जो काबिल नफरत थी दुनिया के किसी काम का न रखा, जिसके लिए वो जी से जला हुआ है। शाह आलम, बोलो मंसूर, चुप क्यों हो? क्या वो एहसान फरामोश है? मंसूर, हुजूर, फिर गुलाम खिदमत में बुलाया जावे। शाह आलम, वजारत देने में मुझे कोई उज्र नहीं है, वो संभाल सकेगा? मंसूर, हुजूर, अगर वो न संभाल सकेगा तो उसको वही झेलेगा, सिंधिया खुद उसे समझ लेगा। शाह आलम, हाजी सिंधिया से कह दिया जाएगा कि लाचारी से उसको वजारत दी गई, तुम थे नहीं, उसने जबरदस्ती वो काम अपने हाथ में ले लिया। मंसूर, और इससे मुसलमान रियाया भी हुजूर से खुश हो जाएगी, तो उसे हुक्म आने का भेज दिया जाए। दिल्ली के दुर्ग पर गुलाम कादिर का पूर्ण अधिकार हो गया है। बादशाह के कर्मचारियों से सब काम छीन लिया गया है। रोहिलों का किले पर पहरा है। अत्याचारी गुलाम महलों की सब चीजों को लूट रहा है। बेचारी बेग में अपमान के डर से पिशाच रोहिलों के अपने हाथ से अपने आभूषण उतार कर दे रही हैं। पाशविक अत्याचार की मात्रा अब भी पूर्ण नहीं हुई। दीवाने खास में सिंहासन पर बादशाह बैठे हैं। रोहिलों के साथ गुलाम कादिर उसे घेर कर खड़ा है। शाह आलम, गुलाम कादिर, अब बस कर, मेरे हाल पर रहम कर। सब कुछ तूने कर लिया, अब मुझे क्यों नाहक परेशान करता है? गुलाम, अच्छा इसी में है कि अपना छिपा खजाना बता दो। एक रोहिला, हां हां, हम लोगों के लिए भी तो कुछ चाहिए। शाह आलम, कादिर, मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मुझे तकलीफ देता है? कादिर, मालूम होता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। शाह आलम, मैंने तुझे इस लायक इसलिए बनाया कि तू मेरी इस तरह बेइज्जती करे? कादिर, तुम्हारे ऐसों के लिए इतनी ही सजा काफी नहीं है। नहीं देखते हो कि मेरे दिल में बदले की आग जल रही है? मुझे तुमने किस काम का रखा? हाय, मेरी सारी कार्रवाई फजूल है। मेरा सब तुमने लूट लिया है। बदला कहती है कि तुम्हारा गोश्त मैं अपने दांतों से नोच डालूं। शाह आलम, बस कादिर, मैं अपनी खता कबूल करता हूं, उसे माफ कर, या तो अपने हाथों से मुझे कत्ल कर डाल, मगर इतनी बेइज्जती ना कर। गुलाम, अच्छा वो तो किया ही जाएगा, मगर खजाना कहां है? शाह आलम, कादिर, मेरे पास कुछ नहीं है। गुलाम, अच्छा तो उतर आए तख्त से, देर ना करें। शाह आलम, कादिर, मैं इसी पर बैठा हूं जिस पर बैठकर तुझे हुक्म दिया करता था। इसी जगह खंजर से मेरा काम तमाम कर दे, वही होगा। कहता हुआ नरपिशाच कादिर तख्त की ओर बढ़ा।
बूढ़े बादशाह को तख्त से घसीट कर नीचे ले आया और उन्हें पटक कर छाती पर चढ़ बैठा। खंजर की नोक कलेजे पर रखकर कहने लगा, अब भी अपना खजाना बताओ तो जान सलामत बच जाएगी। शाह आलम गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है, अब तू अपना खंजर कलेजे के पार कर। कादिर, लेकिन इससे क्या होगा? अगर तुम मर जाओगे तो मेरे कलेजे की आग किसे झुलसाएगी? इससे बेहतर है कि मुझसे जैसी चीज छीन ली गई है उसी तरह की कोई चीज तुम्हारी भी ली जाए। हां, इन्हीं आंखों से मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझे दुनिया के किसी काम का न रखा। लो, मैं तुम्हारी आंखें निकालता हूं, जिससे मेरा कलेजा कुछ ठंडा होगा। इतना कह कादिर ने कटार से शाह आलम की दोनों आंखें निकाल ली। रोशनी की जगह उन गड्ढों से रक्त के फुहारे निकलने लगे। निकली हुई आंखों को कादिर की आंखें प्रसन्नता से देखने लगीं। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी गुलाम। वाचन समीर गोस्वामी का था।